जादुई नदी ने दिया अनोखा लहंगा और रोटी। एक समय की बात है, एक गांव में विनोद नाम का आदमी अपनी पत्नी अलका के साथ एक छोटे से घर में रहा करता था। विनोद बहुत ही गरीब था, इसलिए वो नदी के किनारे अपना एक छोटा सा घर बनाकर अपनी पत्नी के साथ रहा करता था और वो अपना घर चलाने के लिए दूसरे गांव जा जाकर चूड़ियां बेचा करता था और उसे अपने घर से कहीं भी जाने के लिए अपने घर के सामने बह रही नदी को पार करके जाना पड़ता था। इसलिए विनोद सुबह होते ही अपने घर से चूड़ियां बेचने के लिए निकल जाया करता है। ऐसे ही आज भी जब वो चूड़ियां बेचने के लिए निकल रहा होता है तो वो अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, जरा जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। तुम जल्दी से मेरा टिफिन पैक कर दो, मैं बाहर ही कहीं बैठकर खा लूँगा। अरे जरा रुकिए, मैं जल्दी से आपका टिफिन पैक करके लाती हूँ। अरे अलका, जरा जल्दी करो, मुझे अभी नदी भी पार करके जाना है। इतना बोलकर विनोद चूड़ियों की टोकरी में टिफिन रखकर नदी को पार करते हुए दूसरे गांव पहुंच जाता है और वहां पर चूड़ियां बेचना शुरू कर देता है। ले लो, सुंदर सुंदर रंग बिरंगी चूड़ियाँ, कांच की सुंदर सुंदर चूड़ियाँ ले लो। अरे भाई साहब, जरा इधर तो आओ, जरा मुझे अपनी रंग बिरंगी चूड़ियाँ तो दिखा दो, मुझे कुछ चूड़ियाँ लेनी है। जी बहन जी, अभी दिखाता हूँ। अरे भैया, आपके पास तो बहुत ही सुंदर सुंदर कांच की चूड़ियाँ हैं, जरा मुझे भी ये लाल वाली 2 दर्जन चूड़ियाँ दे दो। इस तरह से विनोद की सारी चूड़ियाँ गांव भर में बिक जाती है। ऐसे ही विनोद रोज गांव-गांव घूमकर अपनी चूड़ियाँ बेचा करता है। लेकिन एक दिन ऐसे ही विनोद चूड़ियाँ बेचकर शाम को अपने घर वापस आता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी अलका की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। यह देखकर विनोद अलका से कहता है, अरे अलका, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं जी, सुबह से ही मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी और चक्कर आ रहे हैं, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। तुम चिंता मत करो अलका, मैं अभी तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। इतना कहकर विनोद अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है, जहां डॉक्टर अलका का चेकअप करते हैं और विनोद से कहते हैं, देखिए, आपकी पत्नी इस समय शारीरिक रूप से बहुत कमजोर है, इसलिए इन्हें कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में ही भर्ती करना पड़ेगा, तभी ये पूरी तरह से ठीक हो पाएंगी। डॉक्टर साहब, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा ही करिए, बस मेरी पत्नी को ठीक कर दीजिए। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, आपकी पत्नी, बस आप काउंटर पर जाकर पैसे जमा कर दीजिए, आपकी पत्नी कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। इस तरह विनोद बेचारा जितने भी पैसे कमाता है वो सारे पैसे वो अपनी पत्नी के इलाज में लगा देता है, जिसके बाद उसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं बचती। और जब कुछ दिनों बाद विनोद अपनी बीवी को लेकर घर वापस आता है तो वह कहीं न कहीं बहुत ज्यादा चिंता में होता है और सोचने लगता है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो जितने भी पैसे थे वो सब तो अलका के इलाज में लग गए, इसलिए अब मुझे फिर से चूड़ियां बनाकर बेचनी पड़ेगी, तभी तो हमारे घर का गुजारा हो पाएगा। लेकिन ऐसी हालत में मैं अपनी पत्नी को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? लेकिन मुझे तो जाना पड़ेगा ही, वरना हमारे घर में खाने के लिए लाले पड़ जाएंगे। इतना कहकर विनोद पूरी रात बैठकर चूड़ियां बनाता है और अगले दिन सुबह होते ही वह गांव-गांव में घूमकर चूड़ियां बेचने लग जाता है। ले लो, सुंदर सुंदर लाल पीली कांच की चूड़ियां ले लो, सुंदर सुंदर चूड़ियां ले लो। अरे भाई साहब, जरा चूड़ियां तो दिखाना। अरे भैया, जरा मुझे भी 2 दर्जन चूड़ियां देना, आपकी चूड़ियां बहुत अच्छी होती है। अभी देता हूँ बहन जी। इस तरह विनोद सारी चूड़ियां बेचकर अपने घर वापस आ जाता है और घर आते ही वह अपनी पत्नी अलका से कहता है, अरे अलका, अब तुम ठीक हो ना? हाँ जी, अब मेरी तबीयत ठीक है, अब आप चिंता मत करिए। अलका, अब तुम्हारी तबीयत पहले से जब ठीक है तो हम पास वाले गांव में मेले में घूमने चलते हैं। मैंने सुना है पास वाले गांव में बहुत बड़ा और सुंदर मेला लगा है, तो चलो आज हम वहाँ घूम कर आते हैं। आज मेरे पास कुछ पैसे भी हैं। ठीक है जी, मैं बस अभी तैयार होकर आती हूँ। इतना कहकर अलका और विनोद तैयार होकर
मेला देखने के लिए जाते हैं और मेला देखने जाने के लिए भी उन्हें नदी पार करके ही जाना होता है। ऐसे ही वह नदी पार करके मेले में पहुंच जाते हैं और मेले में पहुंचने के बाद अलका विनोद से कहती है, सच में जी, ये तो बहुत ही बड़ा और सुंदर मेला लग रहा है। मैंने तो इतना बड़ा मेला आज तक कभी नहीं देखा अपनी जिंदगी में। हाँ अलिका, तुमने बिल्कुल सही कहा। ये इस गांव का सबसे बड़ा मेला है। चलो हम लोग आगे घूम कर आते हैं। इस तरह दोनों एक साथ मिलकर मेले में घूमते हैं और कुछ देर मेले में घूमने के बाद अलका को बहुत तेज भूख लगती है। वह विनोद से कहती है, सुनिए जी, मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है, चलिए ना चलकर कुछ खा लेते हैं। हाँ अलिका, भूख तो मुझे भी लगी है। चलो हम आगे चाट वाले के पास चलते हैं। इतना बोलकर विनोद और अलका चाट वाले की दुकान पर चाट खाने के लिए चले जाते हैं। लेकिन विनोद जैसे ही अपनी जेब से चाट खरीदने के लिए पैसे निकालता है, वैसे ही एक चोर विनोद के सारे पैसे छीनकर भाग जाता है। और जब विनोद और अलका उस चोर का पीछा करने लगते हैं, उसी समय भागते हुए अलका की साड़ी एक तार में फंसकर फट जाती है और वह चोर भी उनके हाथ से निकल जाता है। विनोद उदास होकर वापस अलका के पास आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन जब वो अपनी पत्नी का साड़ी देखता है तो वो कहता है, अरे अलिका, ये तुम्हारी साड़ी कैसे फट गई? कुछ नहीं जी, वो बस उस चोर के पीछे भागते समय मेरी साड़ी इस तार में फंसकर फट गई। अब हम क्या करेंगे अलिका? मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। मैं तुम्हें नई साड़ी कैसे दिलवा सकता हूँ? क्योंकि मैंने जितने भी पैसे आज कमाए थे वो सारे पैसे तो चोर लेकर भाग गया। अब मेरे पास एक भी पैसे नहीं है और ना ही मैं तुम्हें एक नई साड़ी दिलवा सकता हूँ और ना ही मैं तुम्हें कुछ खिला सकता हूँ। अरे आप उदास मत होइए जी, हम लोग मिलकर फिर से पैसा कमा लेंगे। और रही बात मेरी साड़ी की, तो कोई बात नहीं, मैं कुछ दिन इसी साड़ी में अपना गुजारा कर लूंगी। अब कुछ नहीं हो सकता अलिका, चलो हम लोग वापस घर चलते हैं, वैसे भी शाम होने वाली है। इस तरह विनोद और अलका बिना कुछ खाए पिए मेले से वापस घर आने लगते हैं। लेकिन नदी तक पहुंचते ही अलका की भूख और भी बढ़ जाती है और वह विनोद से कहती है, सुनिए जी, मुझे तो पहले से और भी ज्यादा भूख लग रही है। अब हम लोग क्या करेंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है कि हम लोग कुछ खरीद कर खा सके। क्या कर सकते हैं अलिका, हम गरीबों का नसीब होता ही ऐसे है। नदी का साफ पानी को बहता देखकर अलका विनोद से कहती है, कोई बात नहीं जी, भले ही हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हम इस नदी का साफ पानी को पीकर अपना पेट तो भर ही सकते हैं ना। आप यहीं रुकिए जी, मैं पानी पीकर आती हूँ। हाँ ठीक है, तुम जाकर पानी पी लो, फिर हम घर चलेंगे। इतना बोलकर अलका जैसे ही उस नदी का पानी अपने हाथ में उठाती है, वैसे ही उसके हाथ में नदी का पानी एक रोटी में बदल जाता है। यह देखकर अलका हैरान हो जाती है और वह विनोद से कहती है, अरे सुनिए जी, ये देखिए, मैंने जैसे ही इस नदी का पानी अपने हाथों में उठाया, वैसे ही यह नदी का पानी एक रोटी में बदल गया। अरे अलिका, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? भला पानी रोटी में कैसे बदल सकता है? इस तरह विनोद और अलका दोनों ही सोच में पड़ जाते हैं। तभी उसी समय उस नदी में से एक जलपरी बाहर निकलती है और कहती है, विनोद और अलका, तुम दोनों घबराओ मत, ये एक जादुई नदी के पानी की रोटी है और तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो तुम लोगों ने मुझे आज इस श्राप से मुक्त कर दिया। क्योंकि मुझे श्राप मिला था कि जब तक मैं इस नदी के अंदर कैद रहूंगी, जब तक कोई ईमानदार इंसान आकर इस नदी का पानी नहीं पी लेता। लेकिन आज तुम दोनों की वजह से मैं इस श्राप से पूरी तरह से मुक्त हो गई हूँ और वापस अपने जलपरी के रूप में आ गई हूँ। और ये सब बस तुम लोगों की वजह से ही हो पाया है। इसलिए मैंने तुम्हें भूख मिटाने के लिए ये रोटी दी है और अब मैं तुम्हें इस जादुई नदी का एक जादुई लहंगा देना चाहती हूँ जो तुम लोगों की गरीबी को पूरी तरह से मिटा देगा। और तुम इस जादुई लहंगे से जो कुछ भी मांगोगी, ये तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। क्या आप सच कह रही हो? ये इस नदी का जादुई लहंगा और रोटी है? हाँ अलका, तुमने बिल्कुल सही सुना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जलपरी जी,
आज आपने हम गरीबों पर बहुत बड़ा एहसान किया, हमें जादुई पानी की रोटी और लहंगा देकर। इससे हम अपने घर की गरीबी को पूरी तरह से मिटा देंगे। इतना बोलकर विनोद और अलका वापस अपने घर आ जाते हैं और उस जादुई रोटी और लहंगे की मदद से वे लोग अपने घर की गरीबी को पूरी तरह से मिटा देते हैं और अपने लिए एक बड़ा और सुंदर सा घर बना लेते हैं, जिसके अंदर सारी सुख सुविधाएं की चीजें होती है। और उस दिन के बाद से विनोद को गांव-गांव घूमकर चूड़ियां बेचने की जरूरत भी नहीं पड़ती है और वे लोग अपनी जिंदगी सुकून से जीने लगते हैं। कुएं की जादुई 7 साड़ी। राधेपुर नामक गांव में महिमा अपनी माँ सुनीता के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटी बहुत ही गरीब थे। वे दोनों अपना जीवन बहुत ही मुश्किल से बिता रहे थे। एक दिन सुनीता अपनी बेटी महिमा की शादी राजेश नाम के लड़के से तय कर देती है और वह शादी की तैयारियां करना शुरू कर देती है। अरे, अभी तक शादी की कोई भी तैयारियां नहीं हुई है। अब हमें तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। महिमा के लिए कुछ कपड़े भी खरीदने होंगे और शादी के लिए जरूरी सामान भी खरीदनी होगी। इतना सोचकर सुनीता खरीदारी करने के लिए गांव के नजदीक के बाजार में चली जाती है। बाजार जाने का रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। जब सुनीता जंगल से होकर गुजर रही थी, तभी उसे जंगल से एक आवाज सुनाई पड़ती है। सुनीता उस आवाज को सुनकर आवाज की तरफ जाती है। तभी वह देखती है कि एक पिंजरे में कुछ पंछी कैद हो गए हैं। तभी सुनीता बोलती है, अरे, इन बेजुबान पंछियों को किसने कैद कर रखा है? लगता है कोई शिकारी अपना जाल बिछाया था और ये मासूम पंछियां पिंजरे में फंस गई है। मुझे इन लोगों को यहाँ से आजाद कर देना चाहिए। तभी पिंजरे में फंसे हुए मासूम पंछियां सुनीता से बोलती है, हमें बाहर निकालो। एक शिकारी ने हमें इस पिंजरे में बंद कर दिया है। वो शिकारी आता ही होगा, वो हमें मारकर खाना चाहता है। अगर हम इस पिंजरे से जल्दी बाहर नहीं निकले तो वे शिकारी हमें बेच देगा या मारकर खा जाएगा। कृपया करके आप हमें बचा लीजिए। पर मैं आप लोगों की मदद कैसे कर सकती हूँ? यह पिंजरा तो बहुत ही मजबूत है। इस पिंजरे से हम सबको बाहर निकालने का एक ही उपाय है। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक बहुत ही बड़ा गुफा है, जिसके अंदर उस शिकारी ने ढेर सारा खजाना छुपा कर रखा है। उसी खजाने के अंदर इस पिंजरे की चाबी रखी है। तुम्हें उस पिंजरे की चाबी लाने के लिए उस गुफा के अंदर जाना होगा और इस पिंजरे को खोलकर हमें आजाद करवाना होगा। यह सुनकर महिमा उस गुफा की तलाश करने के लिए जंगल में इधर उधर घूमने लगती है। जंगल से थोड़ी ही दूर आगे जाने पर उसे वह गुफा भी दिखाई देता है। तभी गुफा देखकर सुनीता बोलती है, अरे, लगता है ये वही गुफा है जो हमें उन पंछियों ने बताया है। मुझे इसके अंदर जाना चाहिए। इतना कहकर सुनीता उस गुफा के अंदर जाने लगती है और वहां जाकर सुनीता पिंजरे की चाबी को ढूंढने लगती है और उसे चाबी मिल जाती है। तभी सुनीता जैसे ही चाबी उठाने के लिए आगे बढ़ती है, वैसे ही उसकी नजर बहुत ही कीमती खजानों के ऊपर जाती है। वहाँ पर बहुत ही कीमती सोने चांदी और हीरे जेवरात रखे हुए थे, परंतु सुनीता लालच में ना आकर केवल वहाँ से चाबी उठा लेती है और वापस उसी पिंजरे के पास जाती है। उसके बाद वो पिंजरा खोल देती है और फिर सभी पंछी आजाद हो जाते हैं। जैसे ही पिंजरे से पंछी बाहर निकलते हैं, वैसे ही वो अपना रूप बदल लेते हैं और वह 7 परियों के रूप में बदल जाती है। तभी सुनीता कहती है, अरे, आप सब तो परियां हैं। मैंने आप सबको आजाद कर दिया। अब आप सब खुले आसमान में घूम सकती हैं। हाँ सुनीता, तुमने हमारी जान बचाकर बहुत ही नेक काम किया है। तुम बहुत ही ईमानदार और नेक दिल की हो। तुमने हमारी जान बचाई है, इसलिए इसके बदले में हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। तुमने हम 7 परियों की जान बचाई है, इसलिए हम तुम्हें 7 जादुई साड़ी देते हैं। लेकिन तुम्हें इन 7 जादुई साड़ियों को लोगों की नजरों से बचाकर रखना होगा। अगर किसी को इन 7 साड़ियों के बारे में पता चल जाएगा तो इसका जादू खत्म हो जाएगा। लेकिन परी जी, मैं भला इन जादुई 7 साड़ियों को कहाँ पर रखूंगी? सुनीता, तुम्हें इन 7 साड़ियों को छुपाकर रखना ही होगा। तुम्हारे घर के पीछे बहुत पुराना कुआं है,
तुम उस कुएं में इन 7 जादुई साड़ियों को डाल देना और तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत होगी तो तुम उस कुएं में आवाज देना। ये 7 की 7 साड़ियाँ तुम्हारी मदद करेगी। इसके बाद परियां सुनीता को 7 साड़ियाँ दे देती है। सुनीता उन साड़ियों को लेकर अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद सुनीता ये सारी बातें अपनी बेटी महिमा को बताती है। उसके बाद सुनीता उन 7 साड़ियों को परी के बताए हुए अनुसार घर के पीछे वाले कुएं में डाल देती है और बोलती है, अब इन साड़ियों को कोई खतरा नहीं है, अब किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। इस तरह से वे 7 साड़ियाँ कुएं में सुरक्षित हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ सुनीता अपनी बेटी महिमा की शादी की तैयारियां करने में व्यस्त हो जाती है। लेकिन तभी एक दिन अंधेरी रात में बहुत ही तेज आंधी तूफान आता है, जिसमें सुनीता की टूटी फूटी मिट्टी का घर गिर जाता है और दोनों माँ बेटी बहुत ही उदास हो जाते हैं। तभी सुनीता बोलती है, अरे ये सब क्या हो गया, अब तो मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गई। अब मैं क्या करूँगी, अब भला मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूँगी। घर से बेघर हो जाने के बाद दोनों माँ बेटी को बहुत ही दुख होता है और दोनों माँ बेटी फूट फूट कर बहुत ही रोती है। तभी रोते रोते सुनीता परी की दी हुई जादुई साड़ियों से मदद मांगने का सोचती है, क्योंकि इस समय उसे मदद की बहुत ही आवश्यकता होती है। तभी सुनीता उस कुएं के पास जाती है और उस कुएं में रखी हुई जादुई साड़ियों से अपनी सारी परेशानी बताती है, जिसके बाद साड़ियों में से आवाज आती है, सुनीता, हमारे होते हुए तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें इस समय पैसों की आवश्यकता है ना? तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें ढेर सारे पैसे देते हैं। ये लो पैसे। साड़ियों के इतना बोलते ही एक साड़ी कुएं से ऊपर आकर ढेर सारे पैसे प्रकट कर देती है और सुनीता इतने सारे पैसा देखकर बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि ऐसा चमत्कार सुनीता और उसकी बेटी ने कभी नहीं देखा था। उसके बाद वे साड़ी वापस से उसी कुएं के अंदर चला जाता है। तभी महिमा अपनी माँ से बोलती है, अरे वाह माँ, अब तो हमारे पास ढेर सारे पैसे आ गए। अब तो हम इन पैसों से अपने लिए एक सुंदर सा घर खरीद ही सकते हैं। हाँ महिमा बेटी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब हमें रहने के लिए एक घर खरीद लेना चाहिए। उसके बाद सुनीता उन पैसों से अपने लिए एक सुंदर सा घर खरीद लेती है। घर खरीदने की बात सुनीता की बहन मालती को जब पता चलता है तो वह यह सब सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और वह सोचती है, अरे कल तक तो इसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और आज इन्होंने रहने के लिए इतना बड़ा घर खरीद लिया। मुझे तो इस बात का पता लगाना ही होगा कि आखिरकार मेरी बहन सुनीता रातों रात इतनी अमीर कैसे हो गई। कल तक तो वह टूटी फूटी झोपड़ी में अपना दिन गुजारा करती थी और खाने के लिए भी तरसती थी, और आज ये अचानक से इतनी अमीर कैसे हो गई, जो ये सब अब गरीब लोगों में पैसे और सोना चांदी बांट रहे हैं। मुझे तो पता लगाना ही होगा कि आखिर माजरा क्या है। और उस दिन के बाद से सुनीता की बहन सुनीता के ऊपर नजर रखने लगती है। सुनीता जहाँ भी जाती उसकी बहन चुपके से उसके पीछे पीछे जाती है। एक दिन सुनीता उसी कुएं के पास जाती है और कुएं से कहती है, हे जादुई कुआं, मैं गरीब और असहाय लोगों की मदद करना चाहती हूँ। जिस तरह आपने मेरी मदद की है, मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी तरफ बाकी के और भी गरीब और असहाय लोगों की मदद कर सकूं। इसलिए आप मुझे थोड़े से पैसे और दे दीजिए ताकि मैं गरीब लोगों की जरूरत को पूरा कर सकूं। सुनीता के इतना कहते ही कुएं से सारी जादुई साड़ियाँ निकलकर बाहर आ जाती है और वे सभी साड़ियाँ मिलकर सुनीता को बहुत सारे पैसे और सोने चांदी देती है। तभी सुनीता उन साड़ियों से बोलती है, तुम सभी जादुई साड़ियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इन पैसों और सोने चांदी की मदद से और भी गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करूंगी। इसके बाद सारी साड़ियाँ वापस से उसी कुएं के अंदर चली जाती है। दूर खड़ी सुनीता की बहन यह सब देख रही होती है। तभी उसकी बहन बोलती है, अच्छा तो ये बात है, सुनीता इन साड़ियों की वजह से रातों रात मालामाल हो गई है। इस कुएं की साड़ियाँ सुनीता को पैसे और सोने चांदी देती है। मुझे किसी भी तरह इस कुएं से सारी साड़ियाँ निकालनी होगी।
उसके बाद मैं इस गांव की सबसे ज्यादा अमीर औरत बन जाऊंगी। उसके बाद सुनीता की बहन रात होने का इंतजार करने लगती है। रात होते ही वह सुनीता के घर के पास पहुंच जाती है और सीढ़ियों की सहायता से कुएं के अंदर पहुंच जाती है। तभी जादुई साड़ियाँ बोलती है, ये लालची औरत हमें यहाँ से लेने आई है, हमें इसे सबक सिखाना ही चाहिए। इसके बाद वह सारी जादुई साड़ियाँ मिलकर आपस में बिजली प्रकट करती है और सारी बिजली उस लालची औरत के ऊपर छोड़ देती है। हाय हाय, मैं मर गई, कोई बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो, प्लीज कोई मेरी मदद करो, मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूँगी। हाय छोड़ दो मुझे, मुझसे गलती हो गई। काफी देर बिजली के झटके खाने के बाद सुनीता की बहन कुएं से बाहर निकलती है और अपना मुंह छुपाकर वहां से भाग जाती है। उसके बाद सुनीता की बहन उस जादुई साड़ियों को चुराने के बारे में कभी सोचती तक नहीं है और सुनीता कुएं की जादुई 7 साड़ियों की मदद से अपनी बेटी महिमा की शादी बहुत ही धूमधाम से करती है। जादुई 7 साड़ियों की वजह से महिमा अपने माँ और पति के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है।